ब्लड कैंसर का मतलब ये नहीं है कि लाइफ खत्म एंड डेथ सेंटेंस हो गया, बिकॉज 100 टाइप के ब्लड कैंसर्स होते हैं। अक्यूट ल्यूकीमिया जो तेजी के कैंसर होते हैं उसमें हमें ट्रीटमेंट जल्दी देना पड़ता है। क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया होता है उसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं भी पड़ती है। ब्लड कैंसर के सेल्स बनते कहाँ से? आपकी बोन मैरो से, तो इसलिए पेशेंट्स को थकान महसूस होती है। फिर आपके प्लेटलेट थोड़े कम हो जाना। सारे कैंसर्स जो हैं वो जेनेटिक नहीं होते हैं। 10% केसेस में जेनेटिक हमें कारण मिलता है जो फैमिली में रन हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको है तो आपकी आने वाली पीढ़ियों में भी कैंसर होगा। क्या होते हैं कॉज ब्लड कैंसर के? ऐसा नहीं है कि आपने इतने पेट स्कैन कराए तो आपको कैंसर और हो जाएगा, उसका कोई एसोसिएशन अभी तक नहीं है। अस्थि मज्जा है, वहाँ से ये सारे कैंसर का ओरिजिन होता है। बच्चों में बहुत अच्छा रिजल्ट है। इनका एडल्ट लाइफ कैसा रहता है? उनका सर्वाइवल, क्या वो मैरिज कर सकते हैं, बेबी प्लान कर सकते हैं? जिनकी प्यूबर्टी नहीं आई है, ये जो छोटे बच्चे रहते हैं ट्रीट हो गए अपने 2 से 3 साल की स्पैन में, तो लेटर ऑन उनकी फर्टिलिटी यूजुअली प्रिजर्व्ड ही रहती है। कीमो का इफेक्ट चला जाता है, तो बाद में जो है दे कैन गेट मैरिड। उनको कोई ऐसे स्पेसिफिक मैरिटल इशूज और कंसीविंग में यूजुअली प्रॉब्लम्स नहीं आती। हाय एवरीवन। जैसे कि हम सभी जानते हैं कैंसर को लेके बहुत ज़्यादा मिथ, फियर, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है जैसे हम इस वर्ड को सुनते हैं। लेकिन उससे भी ऊपर आता है फियर ब्लड कैंसर को लेकर। ब्लड कैंसर के बाद लाइफ कैसी रहेगी, नॉर्मल रहेगी नहीं रहेगी, क्या ये ठीक हो पाएगा कभी, क्या ब्लड कैंसर स्टेज 4 ही होते हैं, ये ठीक होते भी हैं, बेबी प्लान हो सकता है, मैं शादी कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। इस तरह के इतने क्वेश्चंस हैं जिनको लेकर लोगों के मन में बहुत डर है। और आज इसी डर को ख़त्म करने के लिए और बहुत ही साइंटिफिक, साइंस बेस एंड ट्रुथ, कोई भी लीपापोती नहीं, जो सच है वो सच है। आज हम इस बारे में यही बात करेंगे हमारी एक एक्सपर्ट के साथ जो सीधे अहमदाबाद से आज आप लोगों के साथ जुड़ रही हैं। चलिए साथ में मिलके मैम का वेलकम करते हैं, आकांक्षा गर्ग मैम का। और मैम को हम थैंक यू बोलेंगे कि मैम इतने दूर से हमारे साथ आज जुड़ी हैं ब्लड कैंसर पे डिटेल में डिस्कशन के लिए। थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग अस योर टाइम। और ये मेरे पॉडकास्ट का रिचुअल है कि मैं मेरे गेस्ट को ही बोलती हूँ अपने बारे में इंट्रोडक्शन देने के लिए। थैंक यू रेखा, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। तो मैं डॉक्टर आकांक्षा, आई वर्क एज अ कंसल्टेंट हेमेटोलॉजिस्ट एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन एट अहमदाबाद। मैं जाइडस कैंसर हॉस्पिटल में काम करती हूँ। सो मेरी जो जर्नी थी इस फील्ड में वो MBBS से चालू हुई जो मैंने दिल्ली से की थी। देन उसके बाद मैंने MD किया। आफ्टर दैट मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स में, तो मैंने DM अपनी SGPJ लखनऊ से की थी। एंड आफ्टर दैट मैं ऑलमोस्ट अभी 14 साल से प्रैक्टिस में हूँ। आई एम बेसिकली सीइंग अ लॉट ऑफ ब्लड कैंसर पेशेंट्स, बिनाइन कैंसर के मतलब बेसिकली बिनाइन डिसऑर्डर्स के भी हम पेशेंट्स देखते हैं, एंड ट्रांसप्लांट भी मैं ऑलमोस्ट 10 साल से कर रही हूँ। सो ये मेरा शॉर्ट में इंट्रोडक्शन है। प्लस मैंने कुछ फेलोशिप्स की हैं बाहर से, जैसे जर्मनी, फ्रांस और लंदन से भी मैंने शॉर्ट फेलोशिप्स करी हैं फॉर गेनिंग एक्सपीरियंस। ग्रेट। तो आज आपके साथ डिस्कशन से लोगों को ये भी क्लियर हो जाएगा कि बाहर, इंडिया के बाहर जो ट्रीटमेंट है और इंडिया में जो ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। यस, डेफिनेटली। तो मैम सबसे बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं जो हर कोई जानना चाहता है और हर एक को पता होना चाहिए, ब्लड कैंसर होते क्या है? सो ब्लड कैंसर जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, तो हमारे शरीर में जो तरल पदार्थ है दैट इज़ द ब्लड, जो हमारा जिसको हम रक्त बोलते हैं। तो उसमें जो सारे सेल्स रहते हैं, हीमोग्लोबिन रहता है, फिर WBC रहते हैं और प्लेटलेट्स रहते हैं। तो ये जो वाइट ब्लड सेल होते हैं उसके कैंसर को ब्लड कैंसर हम लोग बोलते हैं। प्लस कुछ सेल्स जो होते हैं वो हमारे गांठें, जो हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं, जैसे गले में हो गए, फिर हमारे बगल में, जांघ में, यहाँ पे गांठें होती हैं, तो उनके भी कैंसर्स को हम लोग ब्लड कैंसर में इंक्लूड करते हैं। सो मोटे तौर पे 3 प्रकार के ब्लड कैंसर्स होते हैं, जिसको हम पहले तो एक ल्यूकीमिया हो गया जो हमारा वाइट ब्लड सेल का कैंसर, सेकेंड हो गया हमारा लिम्फोमा जो हमारे गांठों के कैंसर्स होते हैं, और तीसरा होता है एक प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर जो माइलोमा बोलते हैं। तो ये 3 मेन ब्लड कैंसर्स हैं। उसके अलावा और थोड़े रेयरर ब्लड कैंसर्स भी हैं, जैसे माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम्स एंड माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स। तो ये बेसिकली कैंसर्स हैं। अब उसमें ये जानना ज़रूरी है कि ब्लड कैंसर का मतलब ये नहीं है कि अब अच्छा अब तो लाइफ ख़त्म एंड डेथ सेंटेंस हो गया, बिकॉज हर प्रकार के ब्लड कैंसर, ऑलमोस्ट इफ़ आई वुड से कि 100 टाइप के ब्लड कैंसर्स होते हैं। तो कुछ तेज़ी के कैंसर होते हैं, कुछ धीमी गति के कैंसर्स होते हैं। तो जैसे हम अगर ल्यूकीमिया की बात करें तो उसमें अक्यूट ल्यूकीमिया जो तेज़ी के कैंसर होते हैं उसमें हमें थोड़ा ट्रीटमेंट जल्दी देना पड़ता है, पेशेंट के सिम्टम्स भी जल्दी आते हैं। और दूसरा जो क्रॉनिक ल्यूकीमियाज़ होते हैं उनमें काफ़ी बारी, जैसे क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया होता है, उसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं भी पड़ती है।
सो प्रॉपर जानकारी पेशेंट को देना वो ज़रूरी है कि मतलब अगर आपको लेबल हुआ है कि ब्लड कैंसर है जो लेमैन टर्म में है, बट आपको एक एक्सपर्ट से गाइडेंस लेना ज़रूरी है कि जानने के लिए कि आपका जो कैंसर है उसमें ट्रीटमेंट क्या रिक्वायर्ड रहेगा, उसमें हम क्या ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो ये ऐसे रहता है। प्लस एक मिथ पेशेंट्स में ये भी रहता है कि जैसे लिम्फोमा हो गया, गांठों का कैंसर, तो काफ़ी बारी पेशेंट्स पूछते हैं कि इसमें सर्जरी नहीं होगी। तो ये जानना ज़रूरी है कि ब्लड के कैंसर्स में सर्जरी का रोल नहीं आता है। इट इज़ मोस्टली ट्रीटमेंट जो होता है दैट इज़ थ्रू IV मेडिकेशंस, चाहे वो कीमोथेरेपी हो, इम्यूनोथेरेपी हो एंड सो ऑन। सो ये ब्रीफली अबाउट ब्लड कैंसर्स है। ये इनफैक्ट ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आपने बताया कि कुछ कैंसर ऐसे भी होते हैं जिसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। यस एग्जैक्टली। तो उसमें आप काफ़ी सालों तक आप जस्ट अपना फॉलोअप अपने हेमाटोलॉजिस्ट के साथ में कर सकते हैं, जिसमें वो आपके ब्लड के कुछ टेस्ट करके आपके पैरामीटर्स देखेंगे। अगर वो सब नॉर्मल हैं, आपको कोई सिम्टम्स भी नहीं होंगे, और काफ़ी बारी तो कुछ कैंसर्स जस्ट इंसिडेंटली डिटेक्ट होते हैं कि ब्लड की रिपोर्ट जस्ट कराई और उसमें देखा कि भाई अच्छा WBC ज़्यादा मात्रा में आ रहा है, बट पेशेंट एब्सोल्युटली नॉर्मल होता है। तो जैसे CLL में से रहता है तो उसमें लिम्फोसाइट्स बढ़ जाते हैं, तो उसकी वजह से मतलब मेनी अ टाइम्स आपको ऑब्जर्वेशन में ही मतलब आपको जस्ट अपना फॉलोअप करना है, वो रहता है, ऐसा है। एंड कुछ कैंसर्स में जैसे हमने बात करी तो कीमो की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, तो यू कैन जस्ट आप ओरल पिल्स, जैसे BP और शुगर की मेडिसिन होती हैं वैसे ही आपको डेली खानी है, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यू आर एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम दैट ब्लड कैंसर। तो हर प्रकार के कैंसर में ट्रीटमेंट डिफरेंट है, अलग अलग टाइप्स के हैं, ऐसा है। तो मैम ऐसा कौन सा कैंसर है जिसमें सिर्फ एक ही गोली खानी होती है और एब्सोल्युटली फाइन रहते हैं लोग? सो क्रॉनिक माइलर्ड ल्यूकीमिया एक तरीके का ब्लड का कैंसर है, जिसमें जो हमारे वाइट ब्लड सेल के 2 पार्ट होते हैं, माइलॉइड पार्ट और एक लिम्फॉइड पार्ट। तो उसमें माइलॉइड सेल्स बढ़ते हैं। तो उसमें अभी जो ऑलमोस्ट 20-25 ईयर्स से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है जो इमैटिनिब करके आती है, तो उस पर हम लोग पेशेंट्स को रखते हैं। Of course, now there are other, generations of those treatments, but yes, ये जो ट्रीटमेंट रहता है उसको आपको ओरली बस लेना होता है रेगुलर तरीके से। एंड रूटीन ब्लड के टेस्ट आपके 3 महीने 6 महीने पे होते हैं, जिससे हम लोग डिज़ीज़ का कंट्रोल कैसा है वो देखते हैं। तो ये एक तरीके का ये अलग स्पेक्ट्रम है। ग्रेट, बट ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है मैम, क्योंकि लोगों को लगता है ब्लड कैंसर हो गया, बट पता चला ये तो CLL था, ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं है। CML सिर्फ एक गोली खाओगे, शुगर BP है, थायराइड की तरह सब बिल्कुल ठीक रहोगे। मैम ब्लड कैंसर का प्रेजेंटेशन होता कैसे है? क्या सिम्टम्स है जो लोगों को इग्नोर नहीं करने चाहिए? तो जैसे मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया, काफ़ी बारी तो जस्ट ब्लड की रिपोर्ट पे ही पता चलता है कि ये मेरा काउंट कैसे बढ़ा है। तो पेशेंट आके यही पूछते हैं कि WBC काउंट ज़्यादा आ रहा है, तो फिर हमें यही समझाना पड़ता है कि यस इसमें आपको फर्दर टेस्ट करने पड़ेंगे। बट तो एक तो हो गया आपका एसिम्प्टोमेटिक कि आपको कोई सिम्टम ही नहीं है। दूसरे साइड पे अगर जैसे खून की कमी भी होने लगती है, क्योंकि जो ब्लड कैंसर के सेल होते हैं वो बेसिकली ब्लड कैंसर के सेल्स बनते कहाँ से, आपकी बोन मैरो से, जो हमारा अस्थि मज्जा होता है। तो अगर ये कैंसर के सेल्स ज़्यादा बढ़ने लग जाएं तो वो नॉर्मल जो लाल खून के कण होते हैं उसका जो बनाना है वो भी कम कर देता है, प्लेटलेट भी कम कर देता है, बिकॉज वो पूरा ही आपका बोन मैरो उस वाइट ब्लड सेल के कैंसर से इन्फिल्ट्रेट हो रहा है। तो इसलिए पेशेंट्स को थकान महसूस होती है, तो खून की कमी भी हो सकती है ना इनिशियल उसमें। फिर आपके प्लेटलेट थोड़े कम हो जाना, तो आपका जो सिंपल जो CBC का टेस्ट है उसमें ये सब चीज़ें आपको शुरू में ही पता चल जाती हैं। सो ये 2 सिम्टम्स रहते हैं। प्लस क्योंकि जो वाइट ब्लड सेल इसमें बन रहे हैं वो कैंसर के जो सेल होते हैं वो डिफेक्टिव होते हैं। तो हमारे जो वाइट ब्लड सेल का नॉर्मल पर्पस होता है वो होता है बॉडी की इम्यूनिटी देना, मतलब रोग प्रतिकारक शक्ति जो होती है ना, इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता वो कम हो जाती है। तो पेशेंट्स कैन प्रेजेंट विद जैसे बुखार आना बार बार, वो हो सकता है। प्लस वेट लॉस होता है, ठीक है, भूख ना लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट जिसे हम बोलते हैं। सो ये सब चीज़ें रहती हैं। तो अक्यूट जो कैंसर्स होते हैं उनमें ये सिम्टम्स ओवर मतलब यू कैन से 2 से 4 हफ्ते में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो पेशेंट्स आके हमें पूछते हैं कि 2 महीने पहले 1 महीने पहले तक बिल्कुल नॉर्मल थे, अभी सडनली ये क्या, तो वो एकदम शॉक जैसे लगता है ऐसा। और जो क्रॉनिक जो कैंसर्स होते हैं उसमें क्या है कि 6 महीने तक ट्रीटमेंट मतलब 6 महीने तक उनको सिम्टम्स डेवलप होते हैं धीरे धीरे, तो वो इतना ध्यान नहीं देते, कहते ठीक है थोड़ी बहुत थकावट हो रही है, चलेगा ये वो। बट यस अगर वो परसिस्टेंट है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने जो भी आपके नियरेस्ट फिजिशियन एटलीस्ट पहले उनको जाके मिले, तो आपके बेसिक टेस्ट क्या करने हैं आपको पता चलेगा।
सो ये सिम्टम्स मतलब आपको इग्नोर नहीं करने हैं, लगता यही है कि भाई ठीक है बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बट ऑफ कोर्स अंडरलाइंग प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको देखना ज़रूरी है, इग्नोर नहीं करना है। तो वो मेरा मेनली मैसेज रहेगा कि इवन स्लाइटेस्ट आपको कोई सिम्टम रहे तो जस्ट बी अवेयर, और अपने जो सिग्निफिकेंट टेस्ट हैं वो आप सिंपल टेस्ट करा सकते हैं। अब मैम ये सिम्टम्स तो वो हैं जो मुझे लगता है हमारे इंडिया में हर दूसरे पेशेंट को है, दूसरे पर्सन को है। यस, थकान, एनीमिया, रिकरेंट इन्फेक्शन। लेकिन क्वेश्चन वही है कि आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि भाई ये चीज़ें नॉर्मल तो है नहीं, अगर हो रही है तो कहीं तो कुछ गड़बड़ है। यस, और जैसे कि अच्छी चीज़ क्या है कि इसकी डायग्नोसिस सिर्फ आपके सीबीसी, केएफटी, एलएफटी से हो जाती है, बेसिकली सीबीसी से। यस, यस, और सिंपल टेस्ट है, जाओ सैंपल दो और करा के कंफर्म कर लो। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। तो अभी मैम जैसे कि हम नेक्स्ट स्टेप मूव करते हैं, डायग्नोसिस पर ही बात करते हैं। कोई पेशेंट आपके पास आ रहा है अपना ये काउंट लेके, उसने किसी और रीजन से सीबीसी कराया और डाउटफुल आ गया, नेक्स्ट नाउ व्हाट? हाँ, सो जब मोस्टली हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो उनके पास एक सीबीसी की तो रिपोर्ट होती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग ठीक है वो सीबीसी जो है वो तो मशीन में रन होकर आपको एक रिपोर्ट उसने निकाल के दे दी, बट इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपको उसका एक पेरिफेरल स्मीयर देखना है, मतलब कि जो ब्लड है उसका एक कांच की स्लाइड पे एक स्मीयर बनाएंगे, उसमें हम लोग ज़्यादा अच्छे से माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। तो उसमें हमें ये पता चलता है कि भाई लाल खून का क्या स्टेटस है, उसमें वाइट ब्लड सेल में जो ख़राब कैंसर के सेल हैं उसमें हम पकड़ सकते हैं, तो वो इनिशियल जो डिटेक्शन है वो उससे पता चलता है। फिर जब वो आता है तो उसके बाद आगे के जो फर्दर टेस्ट होते हैं उसमें हम लोग किस टाइप का कैंसर आ रहा है तो उसके लिए अलग टेस्ट होते हैं। मैनी अ टाइम्स कुछ पेशेंट्स को हमें बोन मैरो का टेस्टिंग भी करना पड़ता है। अब सबसे पहले तो पेशेंट उसी से डर जाता है कि बोन मैरो करना पड़ेगा। ओहो, तो उसके लिए मैं यही बताना चाहूँगी कि अभी बोन मैरो बहुत ही सिंपल टेस्ट होता है, ओपीडी प्रोसीजर है, और जहाँ से सैंपल लेना होता है तो बेसिकली हमारी जो हड्डियाँ होती हैं जो बेसिकली आइलिया क्रेस्ट बोलते हैं, तो पीछे से वो लिया जाता है एंड उसमें हम लोग जो है उस एरिया को उसमें बेसिकली सुन कर देते हैं, तो एक लोकल एनेस्थीसिया बोलते हैं, वो करके फिर हम सैंपल लेते हैं। अब उसका इम्पॉर्टेंस ये है कि जो भी ये कैंसर बन रहे हैं, जैसे मैंने बताया, वो हमारे बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा से बन रहे हैं, तो उसमें अंदर क्या हो रहा है वहाँ पे वो टेस्ट करना ज़रूरी है। तो वो हम लोग वहाँ से टुकड़ा लेते हैं एंड देन उसको हम अपने माइक्रोस्कोप में, और हमारी पैथोलॉजिस्ट की टीम होती है, इट्स अ टीम वर्क बेसिकली, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज टाइप ऑफ कैंसर पता करना ही मोस्ट इसमें मतलब इम्पॉर्टेंट है। यही तो पूरा क्रंच बेसिकली हमारा इसका है कि डायग्नोज करके फिर हम उसके हिसाब से फिर हम लोग पेशेंट को ट्रीटमेंट और ये एडवाइस कर सकते हैं कि भाई आपको ये लेना है। तो वो चीज़ एक पेशेंट को समझाना कि ये टेस्ट क्यों ज़रूरी है, वो हर चीज़ के बारे में हम प्रॉपरली बताएंगे तब पेशेंट अग्री करेगा, नहीं तो कोई भी आएगा वो बोन मैरो के नाम से ही वो भाग जाएगा कि मुझे कुछ नहीं करना है। एंड इसलिए मैनी अ टाइम्स जो इनिशियल मतलब फेजेस में डिजीज़ होता है तो पेशेंट उस डर से वो नहीं आगे टेस्ट कराते हैं, फिर वो बढ़ती रहती है बीमारी, ऐसा। तो मैम सारी ही ब्लड कैंसर सस्पिशियस केसेस में हमें बोन मैरो बायोप्सी कराना ही कराना है? सो यस, अगर जो ल्यूकीमियाज हैं कुछ ऐसे भी रहते हैं जिसमें हम सिर्फ ब्लड से भी कर सकते हैं, जैसे अक्यूट ल्यूकीमिया में अगर ब्लड में हमें जो कैंसर के सेल हैं वो 70-80% मिल रहे हैं तो काफ़ी बार हमें बोन मैरो की ज़रूरत नहीं भी पड़ती है। सो दैट इज़ देयर। बट जैसे अगर हम माइलोमा की बात करें तो माइलोमा की जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, जो इंटरनेशनल मतलब एक विश्व की जो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्किंग ग्रुप है, वो एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बनाते हैं, तो उसमें हमें मैरो करना मैंडेटरी होता है। सो इट डिपेंड्स फ्रॉम केस टू केस कि हमें किस में करना है किस में नहीं करना है। एंड अगर हम लिम्फोमा की बात करें तो उसमें पेट स्कैन होता है, पेट सीटी रहता है, उसमें हम लोग क्या है कि उसको करने से हमें पता चल जाता है कि बीमारी कहाँ कहाँ पे फैली है। तो ये कॉमनली सॉलिड ट्यूमर्स में भी यूज़ होता है, बट यस लिम्फोमा में पेट स्कैन का इसमें रोल आता है। सो ये सब बेसिक टेस्ट हैं जो डायग्नोसिस के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है। ओके, सो यहाँ पे एक थोड़ा सा फनी सा क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन ये जानना ज़रूरी है क्योंकि मुझसे पेशेंट ने पूछा है कई बार। जैसे आपने बताया आइलिया क्रेस्ट से हम बोन मैरो बायोप्सी करते हैं, तो सिर्फ उसी जगह से क्यों करते हैं? बॉडी में तो इतने सारे बोन्स हैं,
राइट, लॉन्ग बोन और हाथ का, Yes, तो सिर्फ yes. उसी जगह से क्यों? सो एक तो ये है कि जो बोन मैरो के जो सेल्स की कॉन्सेंट्रेशन रहती है, इट इज़ वेरी पेनफुल कि आप हाथ में से ले रहे हो। तो इलियाक क्रेस्ट इज़ द मोस्ट सेफेस्ट, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि आपकी कोई नर्व्स वगैरह या ब्लड वेसल्स कोई वो नहीं है, तो वो डैमेज नहीं होगा। पुराने ज़माने में क्या है कि यहाँ से लेते थे, स्टर्नम से, राइट। सो बट उसमें से आप बायोप्सी नहीं ले सकते हो, बिकॉज स्टर्नम क्या है कि आपके लंग और हार्ट के जस्ट ऊपर है। तो अगर वो थोड़ा भी नीडल अंदर चला गया तो वो आपके लंग में पंक्चर कर सकती है। सो आज के ज़माने में वी हैव मूव्ड अवे फ्रॉम स्टर्नल बोन मैरो एस्पिरेशन। हम लोग इलियाक क्रेस्ट क्योंकि सेफेस्ट है, उस एरिया में बोन का जो थिकनेस होता है वो काफ़ी होता है, तो हमें जो बायोप्सी लेनी होती है वो ऑलमोस्ट 2 सेंटीमीटर की बायोप्सी एटलीस्ट हमें लेना है, जैसे हमें प्रॉपर टिश्यू मिल जाए जिसमें हम उसमें एडिशनल टेस्ट लगा सकते हैं। तो वो जो कोर बायोप्सी है वो हमें ज़्यादा अच्छे से वो इलियाक क्रेस्ट से मिलती है। बाकी जो सब बोन्स हैं उसमें जो बोन मैरो का थिकनेस वगैरह वो थोड़ा डिफरेंट रहता है, प्लस पेन भी उधर ज़्यादा रहता है। तो इसलिए हम लोग प्रेफरेबल जो है हमारे आइदर एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन से या फिर PSIS जो पोस्टीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन है उससे हम लोग लेते हैं। ये है तो राइट। सो मैम, जेनेटिक है या नहीं है, या बच्चों में होने का डर है, क्या ये भी हम हर पेशेंट पे करके पता करते हैं, या कुछ पर्टिकुलर टाइप के कैंसर जेनेटिक होते हैं? जैसे सपोज अगर हम अक्यूट ल्यूकीमिया की बात करें, तो स्पेशली माइल्ड ल्यूकीमियाज जैसे होते हैं, तो उसमें हम लोग जो ये बोन मैरो टेस्ट हुआ उसी में जब हम बोन मैरो लेते हैं उसी टाइम एडिशनल जो है उसका जो बोन मैरो का ब्लड होता है ना वो हम कलेक्ट कर लेते हैं। उससे वो जो सैंपल होता है उसको हम मॉलिक्यूलर टेस्टिंग के लिए लगाते हैं। वो इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो आपकी बीमारी की प्रोग्नोस्टिकेशन बताएगा कि आपकी बीमारी का रिस्क क्या है, क्या ये स्टैंडर्ड रिस्क में है या फिर ये हाई रिस्क में है। तो उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट जो है वो डिफरेंट मतलब हो सकता है। तो उसमें हमें काफ़ी बारी ये जो म्यूटेशंस होती है, जर्म लाइन म्यूटेशंस बोलते हैं इनको, जो जेनेटिक वाली हैं वो पता चलती हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल GATA2 करके एक म्यूटेशन है, अगर वो आ रहा है तो काफ़ी बारी वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स 80% केसेस में वो जर्म लाइन ही होगा। तो उसमें हम उनको समझा सकते हैं ना कि यस ये प्रॉबेबली आपकी फैमिली में मतलब इट्स अ जेनेटिक थिंग, तो फैमिली में हो सकता है। बट हैविंग सेड दैट सारे कैंसर्स जो हैं वो जेनेटिक नहीं होते हैं। ओनली 10% केसेस में जेनेटिक हमें कारण मिलता है जो फैमिली में रन हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको है तो आपकी फ्यूचर मतलब आपके बच्चों में या मतलब आपके आने वाली पीढ़ियों में भी कैंसर होगा, बिकॉज 90% केसेस में ब्लड के कैंसर्स का कारण अलग रहता है, ओनली 10% केसेस में वो जेनेटिक होता है। तो मैम अगर हम कारण की बात करें तो क्या होते हैं कॉज ब्लड कैंसर के? यस, सो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो ये है कि मतलब जो कॉमनली हम लोग करते हैं वो आपका हो गया एनवायरनमेंट और लाइफस्टाइल। सो जैसे लंग कैंसर में स्मोकिंग को हम लोग करते हैं, तो ऐसा ब्लड कैंसर में नहीं है। मतलब काफ़ी बारी मतलब कॉमनेस्ट क्वेश्चन हमको पेशेंट से ये भी मिलता है कि मैं स्मोक करता हूँ, ना मैं नॉनवेज खाता हूँ, ना मैं ड्रिंक करता हूँ, मैं पूरा सात्विक भोजन लेता हूँ, फिर मुझे ही क्यों हुआ? सीरियसली, राइट। सो अब जैसे आपका इन्वायरमेंट है, अब जैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है, फिर आपके जो केमिकल्स आपके चलो खाने पीने में जैसे हम लोग पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो ये भी कॉजेज़ जो हैं जो जिससे ब्लड कैंसर हो सकता है। बट अभी क्या है, हमारे पास उतनी ऐसी ठोस स्टडीज़ नहीं है जो क्यों कैंसर हो रहा है उसके ऊपर अभी स्टडीज़ नहीं हैं। ज़्यादातर जो स्टडीज़ हैं वो ट्रीटमेंट्स पे बेस्ड हैं। बट जो अभी तक का जो एपिडेमियोलॉजिकल डेटा यही बताता है कि कारणों में आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और पोल्यूशन ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है कैंसर्स का। देन सेकेंड इम्पॉर्टेंट इसमें आपका हो गया लाइफस्टाइल। तो जैसे इवन ओबेसिटी में भी मतलब अगर मोटापा है तो दोज पेशेंट्स आर ऑल्सो प्रोन टू ब्लड कैंसर, स्पेशली मल्टीपल माइलोमा जो होता है उसका एसोसिएशन पाया गया है विद मल्टीपल विद ओबेसिटी। या सो दैट इज़ वन थिंग। प्लस कुछ इन्फेक्शंस भी होते हैं, जैसे EBV एप्स्टीन बार वायरस हो गया, और उससे कुछ तरीके के लिम्फोमास हो सकते हैं, जैसे DLBCL होता है, डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा, और हेपेटाइटिस एंड HIV, तो उनसे भी ब्लड कैंसर्स हो सकते हैं। बट उसका मतलब परसेंटेज काफ़ी कम है। और जेनेटिक तो जैसे मैंने आपको बताया वो 10% केसेस में होता है। सो ये मोस्टली है। बट कारण हम एक कारण को पिन पॉइंट नहीं कर सकते हैं फॉर ब्लड कैंसर्स, ऐसा है। सो मैम जैसे कि मैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, तो रेडिएशन का कितना बड़ा रोल है? क्योंकि मुझसे अक्सर लोग बोलते हैं कि रेडिएशन तो खुद कैंसर कराता है। सो रेडिएशन
रहता है, बट ऐसा नहीं है कि आपने एक एक्सरे जाके कराया और आपको कैंसर हो कैंसर हो जाएगा, गया ऐसा है। नहीं है। सो इट्स अ प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर जिसको हम बोलते हैं कि रेडिएशन का। तो जैसे जो हमारे आपने हिरोशिमा और उस पे जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह गिरे हैं, तो वो पेशेंट्स में देखा गया है कि उनको लेटर ऑन ब्लड के कैंसर्स, ल्यूकीमियाज और ये सब डेवलप हुए हैं। सो उतने टाइप का, मतलब उतने रेंज का डोज जो हाँ डोज डोज है मैटर। उससे, हाँ। सो दैट इज़ द थिंग। सो ऐसा नहीं है कि आपने एक सीटी कराया तो पेशेंट हमें पूछता है अच्छा हमें तो वैसे ही कैंसर है, आप और हमें पेट स्कैन हाँ, करके ये रेडिएशन दे रहे आप हो। बिल्कुल सही कह रहे हो सो मैम। वो दैट हैज़ टू बी, मतलब वो एक मिथ है कि ऐसा नहीं है कि आपने इतने पेट स्कैन कराए तो आपको कैंसर और हो जाएगा, उसका कोई एसोसिएशन अभी तक नहीं है। इनफैक्ट ये जो इमेजिंग मोडालिटीज़ हैं ये आपके कैंसर को बेसिकली उसकी स्टेजिंग करने के लिए, उसका रिस्पॉन्स देखने के लिए ज़रूरी है। तो यू कैन नॉट मतलब उससे इतना मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है। सो रेडिएशन का रोल रहता है, बट इट्स अ प्रोलॉन्ग्ड एंड हायर डोज विच इज़ इम्पॉर्टेंट। सो मैम जैसे पेशेंट आपके पास आया, आपने डायग्नोसिस बना ली, अब अगर हम ट्रीटमेंट पार्ट पे मूव करें तो वो कैसे डिसाइड होता है? क्योंकि ट्रीटमेंट को लेके लोगों को बहुत फियर है कि लंबा ट्रीटमेंट चलता है, सालों साल चलता है, और फिर खासकर वो जो बीएमटी है, ट्रांसप्लांट, उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। सो अभी ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट बहुत एडवांस हो गए हैं। मतलब जो हमारे 80s 90s में ट्रीटमेंट्स थे, आई वुड से कि इवन इंडिया में ऑलमोस्ट लास्ट 10 ईयर्स में, मतलब लास्ट डेकेड में ट्रीटमेंट्स इतने एडवांस हुए हैं, प्लस इंडिया में वो ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। सो इट इज़ नॉट लाइक कि ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट है तो चलो यूएस भागो हमें क्लिनिकल ट्रायल में जाना है, ऐसा नहीं है। सो इंडिया में अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट तो एक हमारा कीमोथेरेपी हो गया, राइट। सो वो है, प्लस देन वी हैव इम्यूनोथेरेपी है। जो बेसिकली इम्यूनोथेरेपी होता क्या है, बेसिकली हमारी जो बॉडी में इम्यून सेल्स हैं, जो टी सेल्स हम बोलते हैं, वो बिकॉज ऑफ कैंसर व्हाट हैपेंस इज़ कि उनका जो कैंसर क्लियरेंस का मैकेनिज़्म होता है वो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। तो कैंसर सेल्स हम अगर बोलें तो बहुत चालाक होते हैं, वो ये सेल्स को डाउन रेगुलेट कर देते हैं, तो जिससे बॉडी उसको क्या कहते हैं क्लियर नहीं कर पाती है। तो दैट इज़ कॉल्ड एज इम्यून इवेजन, जो कैंसर सेल्स करते हैं। तो उसके जो इम्यूनोथेरेपी से हमारा क्या रहता है कि वो हमारे इम्यून सेल्स को थोड़ा हेल्प करता है कि हम उस इम्यूनिटी के थ्रू, उस इम्यून सेल्स के थ्रू हम उस कैंसर को ट्रीट कर पाए। तो वो एक ब्रॉडली हमारा इम्यूनोथेरेपी होता है। फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बाई स्पेसिफिक्स, कार टी सेल थेरेपी, ये सब रहता है। एंड तीसरा हमारा होता है टारगेटेड थेरेपी। जैसे मैंने आपको CML के रिगार्डिंग बताया, तो उसमें जो इमैटिनिब थेरेपी रहती है, वो जिस कारण की वजह से CML हो रहा है उस पर्टिकुलर एरिया को ब्लॉक करेगा, तो आगे जो है कैंसर कंट्रोल हो सकता है। सो ये 3 मोटे मोटे जो है आपके ट्रीटमेंट्स रहते हैं। एंड उसके अलावा हमारा जो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होता है, वो हर चीज़ में रिक्वायर्ड नहीं होता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। यूजुअली कुछ स्पेसिफिक कैंसर्स में इट इज़ रिक्वायर्ड, बट अगेन उसके लिए आपको जो भी आपके ट्रीटिंग हेमेटोलॉजिस्ट हैं उनसे आपको क्लियर कट डिस्कशन करना पड़ता है। और अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो जैसे कीमो के रिगार्डिंग बहुत पेशेंट्स में डर रहता है कि कीमो ऐसा है, तो अभी हम क्या है कि लॉट ऑफ ड्रग्स जैसे इम्यूनोथेरेपी के ड्रग्स के साथ में हम लोग कीमो कंबाइन करके देते हैं। तो उससे क्या है कि हमें इम्यूनोथेरेपी का एडवांटेज भी रहता है, क्योंकि इम्यूनोथेरेपी से बॉडी में साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं उतने एज़ कम्पेयर टू जो कीमो रहती है। तो कीमो में तो क्या है कि वो कैंसर के सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करता है, प्लस आपके नॉर्मल जो हेल्दी सेल्स हैं बॉडी में उसको भी डिस्ट्रॉय करता है। तो पेशेंट्स के जैसे बाल झड़ जाने एंड मतलब वो सब कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं। पर अगर हम दोनों को कंबाइन करके देते हैं तो हमें ट्रीटमेंट बहुत अच्छा मिलता है, उससे हमें क्योर रेट्स बीमारी के अच्छे मिलते हैं, प्लस साइड इफ़ेक्ट्स कम हो जाते हैं। तो ये सब अभी कॉम्बिनेशंस इंडिया में अवेलेबल हैं और बहुत अच्छे से हम लोग पेशेंट्स को गाइड कर सकते हैं। और काफ़ी कंपनीज जो हैं इसमें पेशेंट सपोर्ट स्कीम भी रन करती हैं, क्योंकि इम्यूनोथेरेपी अभी करंटली एक्सपेंसिव है, बट जो पेशेंट सपोर्ट स्कीम्स है वो लोग हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को थोड़ा अफोर्डेबल करके पेशेंट को दे सकते हैं वो ट्रीटमेंट। लेकिन मैम ये भी एक ट्रूथ है कि हर पेशेंट को इम्यूनोथेरेपी इफेक्टिव नहीं है। यस। अगर किसी कैंसर में इम्यूनोथेरेपी का रोल है तो है, राइट। और जैसे कि सॉलिड ट्यूमर्स में इम्यूनोथेरेपी लगाने के लिए पर्टिकुलर टेस्ट किए जाते हैं लाइक PD-L1 वगैरह, तो क्या ब्लड कैंसर में भी ये रोल अप्लाई होता है? सो ब्लड कैंसर्स में एक्चुअली जितना इम्यूनोथेरेपी का रोल आपके सॉलिड ट्यूमर्स में है उतना ब्लड कैंसर्स में अभी नहीं है। मतलब आई वुड से कि इट इज़ मच लेस। मतलब सॉलिड में तो बहुत ज़्यादा हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं, बट यस ब्लड कैंसर्स में अगर हमें इम्यूनोथेरेपी जैसे देनी है तो जैसे हमारे कुछ ड्रग्स होते हैं उसमें
पर्टिकुलर एक उसको हम बोलते हैं CD मार्कर, वो अगर प्रेजेंट है तो ही हम वो पर्टिकुलर इम्यूनोथेरेपी दे सकते हैं। बट जो हमारे जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं ना, उसमें ही वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स एट द बिगनिंग ओनली वो हमें सारे मार्कर्स मिल जाते हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। प्लस जो मॉलिक्यूलर टेस्ट हो गए, जैसे अक्यूट माइलर ल्यूकीमिया में कुछ जो मार्कर्स होते हैं अगर वो पॉजिटिव हैं तो उसके लिए हमारे पास टारगेटेड थेरेपीज़ और हैं, तो हम वो भी पेशेंट को ऑफ़र कर सकते हैं, ऐसा। राइट। एक्चुअली ना ये इसलिए भी मैंने स्पेसिफाई किया है क्योंकि लोगों में ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि कुछ लोग कुछ सेंटर्स पे हर तरह के कैंसर के लिए इररेस्पेक्टिव ऑफ टाइप, इररेस्पेक्टिव ऑफ स्टेज, इररेस्पेक्टिव ऑफ हिस्टोपैथोलॉजिकल प्रूफ दे आर गिविंग इम्यूनोथेरेपी। तो लोगों में बड़ा कंफ्यूजन हो गया और सिर्फ मैम उनका एक ही रूल होता है इसको देने के लिए, वो बोलते हैं कि कीमोथेरेपी इतनी हार्मफुल है, देखो इम्यूनोथेरेपी से ये नहीं हो रहा। तो ऐसा नहीं है। कीमोथेरेपी का अपना रोल है, इम्यूनोथेरेपी का अपना रोल है, और इम्यूनोथेरेपी लगाने के लिए जैसा कि मैम ने बोला ब्लड कैंसर में भी स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, अगर वो पॉजिटिव है तभी काम करेगी। और यही सॉलिड ट्यूमर्स में भी है कि अगर वो मार्कर पॉजिटिव है तभी इम्यूनोथेरेपी काम करेगी। पता चला लाखों की दवाई लगवा लेते हैं, काम ही नहीं कर रही। कभी कभी तो मैम ऐसा होता है कि जरूरत इंडिकेशन ही नहीं है फिर भी चल रहा है, पता चला कैंसर ही नहीं है फिर भी चल रहा है। तो ये बहुत सेंसिबल चीज़ है, आपको समझना पड़ेगा कि आप किसकी बात सुन रहे हो, किसका कंटेंट देख रहे हो और अपने ट्रीटमेंट का डिसीजन ले रहे हो। और हमेशा एक एक्सपर्ट के पास जाके जरूर ओपिनियन लो कि भाई ये कैंसर है, ये स्टेज है, क्या सही ट्रीटमेंट है, ये बहुत ज़रूरी है। मैम जैसे कि आपने बोला कि BMT बोन मैरो ट्रांसप्लांट, क्या आप डायग्नोसिस बताएंगे कि कौन कौन से कैंसर्स में उसका रोल है? सो बोन मैरो ट्रांसप्लांट पहले मैं बताती हूँ कि बेसिकली हमारे जो अभी मैंने बात करी जो अस्थि मज्जा है, वहाँ से ये सारे कैंसर का बेसिकली ओरिजिन होता है। तो कुछ ऐसी बीमारियां रहती हैं जिसमें सिर्फ ये कीमो या इम्यूनोथेरेपी पे आपको लॉन्ग टर्म बीमारी से छुटकारा नहीं मिलेगा। तो ऐसा हो सकता है कि आपने एक बारी अगर कीमो जैसे ट्रीटमेंट हो गया एंड देन कीमो बंद हो गई, उसके बाद कुछ टाइम के बाद वापस से बीमारी आ सकती है। सो कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में हम लोग ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट ऑफ़र करते हैं। तो उसमें पहली बात तो ये कोई सर्जरी या कोई सर्जिकल प्रोसीजर, चीर फाड़ का प्रोसीजर नहीं होता है। इट इज़ मतलब इसमें हम लोग जो हेल्दी डोनर्स होते हैं उनसे पेरिफेरल ब्लड से स्टेम सेल्स लेते हैं। तो स्टेम सेल क्या होता है, जो हमारा बोन मैरो के सारे जो सेल्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम ये हीमोग्लोबिन के सेल्स जो हमारे RBCs होते हैं, फिर वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स बनाते हैं, वो हम लोग कलेक्ट करके जो पेशेंट है जिसमें वो बीमारी है उसकी डिजीज्ड मैरो को ठीक करने के लिए हम लोग देते हैं। तो ये ऑलमोस्ट एक 3 से 4 हफ्ते का प्रोसीजर रहता है जिसमें हम लोग कुछ ट्रीटमेंट्स देते हैं जिससे बोन मैरो कम्प्लीटली जो उसकी पुरानी ख़राब बोन मैरो है वो क्लियर हो जाए, और फिर हम नए सिरे से जो हेल्दी डोनर के स्टेम सेल्स हैं वो उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरह देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग उनको कुछ उनकी बोन मैरो में डायरेक्टली सेल्स दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। और ये जो सेल्स होते हैं ये ब्लड से जाके ऑलमोस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ 2 to 3 वीक्स ये जाके नए सिरे से सारे सेल्स बनाने लगते हैं। तो इसको सिंपल प्रोसीजर में ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो अगर इसके इंडिकेशंस की बात करें तो ब्लड कैंसर्स इज़ वन, बट हर कैंसर में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं होती है। जो स्पेसिफिक इंडिकेशन है और वो उस पर भी डिपेंड करेगा कि आपका जो ट्रीटमेंट इनिशियली किया है उसका रिस्पॉन्स कैसा है। अगर इफ़ यू आर रिस्पॉन्डिंग वेल टू द ट्रीटमेंट देन प्रॉबेबली आपको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट हाँ, कुछ जगहों पे ऐसा भी होता है जैसे हाई रिस्क AMLs होते हैं, अगर उनमें बीमारी अच्छे से कीमो से कंट्रोल हो भी गई फिर भी आपके डॉक्टर आपको बोलेंगे कि आपको ट्रांसप्लांट के लिए जाना है। सो वो रहता है। प्लस बोन मैरो फेलियर जहाँ पे आपके ब्लड बन ही नहीं रहा है, मतलब कोई भी सेल लाइन नहीं बन रही है, उसमें भी ये यूज़ किया जाता है जिसको हम बोलते हैं एप्लास्टिक अनीमिया। फिर बच्चों में जो कंजेनाइटल हीमोग्लोबिनोपैथीज होती हैं जैसे थैलेसीमिया हो गया, सिकल सेल अनीमिया होगा, ये इसमें भी हम लोग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट यानी कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट वो करते हैं। एंड ऑल्सो बच्चों में इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स होते हैं, मतलब कि जो बचपन से ही उनकी जो रोग प्रतिकारक शक्ति होती है वो अच्छी नहीं होती। अब ये भी सेल्स जो हैं आपकी बोन मैरो से ही बन रहे होते हैं, तो अगर आप इसको एक हेल्दी डोनर से रिप्लेस कर दो तो नॉर्मल इम्यूनिटी बन जाती है। नहीं तो ये बच्चे जो हैं इट इज़ वेरी मतलब ऑलमोस्ट 6 months की एज में हमें
मतलब हिस्ट्री मिलती है कि बच्चे प्रीवियसली जो हैं 2-3 बच्चे ऑलरेडी एक्सपायर हो गए, किसी बहुत ही जानलेवा इन्फेक्शन हुआ एंड वो 2-3 महीने में ही एक्सपायर हो गए। फिर बाद में मतलब पेरेंट्स को पता चलता है कि ये इम्यूनो डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम है, तो उनमें भी हमें अर्ली ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। तो इवन छोटे बच्चे जैसे 5 से 6 महीने के बच्चों में भी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये अलग अलग स्पेक्ट्रम्स हैं। फिर अगर हम बात करें मल्टीपल माइलोमा और लिम्फोमा में, तो उसमें हम लोग ऑटोलोगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करते हैं, जिसमें पेशेंट के खुद के सेल्स उनको ट्रांसफ्यूज़ किए जाते हैं आफ्टर गिविंग हाई डोज थेरेपी। सो ये अलग अलग है, बट दिस इज़ मतलब बहुत लॉन्ग मतलब इसका वो डिस्कशन हो जाएगा, बिकॉज इट्स अ वेरी ब्रॉड टॉपिक। बट समझना और क्या इंडिकेशन है आपके डॉक्टर से आप पूरा डिस्कस करो, उसके बाद टेक द स्टेप, बिकॉज ये बहुत मेजर एक प्रोसीजर होता है। सो प्रॉपर इंडिकेशन होनी चाहिए एंड ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस्ड जो है आपके डॉक्टर का एक्सपीरियंस प्लस स्टाफ का एक्सपीरियंस, बिकॉज ट्रांसप्लांट सिर्फ ट्रांसप्लांट फिजिशियन का नहीं है, हमारे बोन मैरो ट्रांसप्लांट की नर्सिंग स्टाफ, फिर सपोर्ट स्टाफ, ब्लड बैंक, ऑल दिस इज इट्स अ टीम वर्क बेसिकली। सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। बट जिस तरह से हॉजकिंस लिम्फोमा है, माइलोमा है, इनका मैंने सुना है बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है ट्रीटमेंट के बाद भी, सर्वाइवल भी गुड है। जैसे सर्वाइवल से मैम एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि अगर बच्चे को ये हुआ है, पहले तो मैम हम बात करते हैं कि ब्लड कैंसर एज वाइज हाँ, या किसको किस एज में है, क्या ये ओल्डर एज में भी हो सकता है, एक बार ये डिस्कस करते हैं। सो ब्लड कैंसर जो है उसका स्पेक्ट्रम बहुत मतलब बड़ा है। सो बच्चे मतलब 1 साल से नीचे के बच्चों में भी कैंसर्स हमने ट्रीट किए हैं और 80 साल 90 साल के पेशेंट्स में भी ट्रीटमेंट किए हैं। तो जैसे हम बच्चों की बात करें तो उसमें कॉमनेस्ट जो कैंसर्स होते हैं वो अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया होता है। तो जो बच्चे हमारे 1 to 5 ईयर्स के एज ग्रुप में होते हैं, उनमें ये जो कैंसर्स होते हैं हाईली क्योरेबल होते हैं। तो ऑलमोस्ट 90% क्योर रेट्स आर देयर फॉर दीज पेशेंट्स। फिर अगर हम दूसरा स्पेक्ट्रम बात करें तो एल्डरली में, तो अगर हम लोग अक्यूट माइलर ल्यूकीमिया की बात करते हैं तो उसमें यूजली ओवरऑल सर्वाइवल बहुत अच्छा नहीं होता है। सो 20 to 30% रहता है, बट वी कैन गिव सम सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट्स जिससे बीमारी उनको जितना भी मैक्सिमम लाइफ मिल सके वो हम कर सकते हैं। और हॉजकिंस मतलब डिजीज़ के हिसाब से भी इट डिफर्स। तो हॉजकिंस भी उसके 2 पीक्स आते हैं, तो बच्चों में भी हो सकता है और एक जो है लेटर एजेस में 50 ईयर्स ऑनवर्ड्स उसमें हॉजकिंस लिम्फोमा हो सकता है। और अकॉर्डिंगली जो है रिस्पॉन्सेज अलग अलग रहते हैं। तो बच्चों में यूजली माना जाता है कि किसी प्रकार का भी ब्लड कैंसर हो, मतलब अक्यूट माइलर ल्यूकीमिया हो गया, अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया या फिर लिम्फोमास हो गया, तो उनमें रिस्पॉन्स यूजली अच्छा मिलता है, बिकॉज उनका ट्रीटमेंट का जो सहन शक्ति होती है वो भी अच्छी होती है, प्लस उनमें और कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं रहती है। जैसे पेशेंट्स जो डायबिटिक होते हैं या फिर हाइपरटेंसिव होते हैं, उनमें यूजुअली कीमो के साइड इफ़ेक्ट्स मिल सकते हैं हमें। तो इसलिए बच्चों में ओवरऑल आउटकम अच्छा रहता है। एल्डरली में डिपेंडिंग ऑन कि आपका क्या बीमारी है, आपके करंट स्टेटस क्या है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सब चीज़ें मल्टीपल फैक्टर्स रहते हैं जो आपका ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स गाइड करता है। तो इट इज़ नॉट कि एक कैंसर अगर 2 पेशेंट में सेम कैंसर है तो दे कैन स्टिल विद द सेम ट्रीटमेंट उनको रिस्पॉन्सेज अलग अलग मिल सकते हैं। तो हर ब्लड कैंसर का पेशेंट एक इंडिविजुअल होता है, मतलब उसके लिए हमें प्लानिंग उसके हिसाब से करनी पड़ती है। इट इज़ नॉट कि अगर वही सेम चीज़ उसको मतलब किसी और पेशेंट को हुआ है तो हम उसमें भी सेम ट्रीटमेंट देंगे। तो वो चीज़ हमें डिपेंडिंग ऑन कि पेशेंट के ये सब फैक्टर्स कैसे हैं उस हिसाब से हमें उनको गाइड करना पड़ता है। तो जैसे मैम आपने बताया कि बच्चों में बहुत अच्छा रिजल्ट है और 1 to 5 ईयर्स के बच्चों में अक्सर देखा गया है ज़्यादातर। तो इनका एडल्ट लाइफ कैसा रहता है, मतलब आगे जाके उनका सर्वाइवल एंड क्या वो मैरिज कर सकते हैं, मैरिज अगर करते हैं तो बेबी प्लान कर सकते हैं, हो पाएगा नहीं पाएगा, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। सो यूजली बच्चों में ऐसा रहता है कि अगर मतलब प्री प्यूबर्टल हम लोग बोलते हैं, अगर जिनकी प्यूबर्टी नहीं आई है तो उनमें यूजुअली मतलब जो ये क्रायो प्रिजर्वेशन और ये जो हम बताते हैं वो पॉसिबल नहीं होता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक्चुअली आई एम नॉट द करेक्ट पर्सन टू गाइड रिगार्डिंग दैट। हम लोग ये जो है ये फर्टिलिटी काउंसिल मतलब फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट रहते हैं जो उसके रिगार्डिंग उनको हेल्प कर सकते हैं।
बट बाद में मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो ये जो छोटे बच्चे रहते हैं जो ट्रीट हो गए अपने मतलब 2 से 3 साल की स्पैन में, वो लेटर ऑन उनकी फर्टिलिटी यूजुअली प्रिजर्व्ड ही रहती है, बिकॉज तब तक आपके ये ओवा और स्पर्म्स उतने बने ही नहीं होते हैं। तो लेटर ऑन जो है जब इसका इफेक्ट, कीमो का इफेक्ट चला जाता है, तो बाद में जो है ये नॉर्मल अपनी लाइफ जी सकते हैं। दे कैन गेट मैरिड, उनको कोई ऐसे स्पेसिफिक मैरिटल इशूज़ और कंसीविंग में यूजली प्रॉब्लम्स नहीं आती है। प्रॉब्लम वाला जो ग्रुप है वो होता है हमारा 20s एंड 30s वाला। सो उन पेशेंट्स में जो पोस्ट प्यूबर्टल हैं उनको हम लोग ये गाइड करते हैं कि आप क्रायो प्रिजर्वेशन में जाओ। तो स्पर्म क्रायो प्रिजर्वेशन भी रहता है, ओवम क्रायो प्रिजर्वेशन भी रहता है। इफ़ इट इज़ पॉसिबल, मतलब अगर सपोज़ बीमारी उतनी मतलब अभी एडवांस नहीं है, तो अगर हमें थोड़ा टाइम है तो वी कैन गाइड देम कि आप अपना क्रायो प्रिजर्वेशन करा सकते हैं। स्पेशली लिम्फोमाज में जो शुरू के स्टेजेस के लिम्फोमा होते हैं उसमें ऐसा एकदम अर्जेंट नहीं होता है। यू कैन स्टिल गिव देम 2 to 3 वीक्स कि आप अपना ये प्रिजर्व करा लो, फिर आप कीमो के लिए जाओ। तो दैट इज़ बेटर, बिकॉज ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं कीमोथेरेपी का इफेक्ट आपके ये सब सिस्टम्स पे होता ही है। तो इट इज़ बेटर कि आप अगर पॉसिबल है तो उनको गाइड करें। एंड ट्रांसप्लांट से पहले स्पेशली अगर हम लोग ट्रांसप्लांट में भी टोटल बॉडी रेडिएशन का रोल रहता है, जो हम सेक देते हैं कुछ स्पेसिफिक उसमें, तो उसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करते हैं। एक बारी पेशेंट अगर पहले क्रायो प्रिजर्वेशन नहीं हुआ है तो उससे एटलीस्ट वो सेक लगाने से पहले हम लोग क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए उनको गाइड करें। तो बट आई हैव हैड पेशेंट्स जिनका जैसे 16-17 साल में एक पेशेंट थी, तो उनका हमने एप्लास्टिक अनीमिया जो बोन मैरो फेलियर होता है उसके लिए हमने ट्रांसप्लांट किया था। एंड आफ्टर 5 to 6 years उन्होंने शादी की एंड उनका हेल्दी बेबी भी है, बेबी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम करंटली इन टच विद हर। सो ऐसे मतलब हर स्पेक्ट्रम के रहते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आपका बिल्कुल कम्प्लीटली आपकी आफ्टर ब्लड कैंसर का डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट आपका आगे का लाइफ अच्छा नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। तो मैम कैंसर के पेशेंट्स की ऐसी कोई हिस्ट्री जो जिन्होंने शादी की हो, बेबी प्लान की हो, नाउ दे आर लिविंग देयर हेल्दी लाइफ? या डेफिनेटली। सो कुछ हमारे मतलब पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिनको हमने कीमो दी है, एंड हम यूजुअली उनको एडवाइस करते हैं कि आप एटलीस्ट 3-4 years, अगर सपोज आप ट्रांसप्लांट वाला नहीं पेशेंट हो और 3 से 4 साल के बाद आप नेचुरली कंसीव करने के लिए आप ट्राई कर सकते हो। तो मेल्स में तो यूजुअली प्रॉब्लम नहीं होती है, बिकॉज स्पर्म्स जो है हमारी बॉडी में, मतलब मेल्स की बॉडी में एक्सेस में होते हैं, तो मेल्स में प्रॉब्लम नहीं होता है, बट फीमेल्स में कभी कभी हो सकता है। बट आई हैव हैड 3-4 पेशेंट्स जिनको अभी वो दे आर हेल्दी एंड 3 साल के बाद, मतलब मैरिड ही थे जब डायग्नोज हुआ और 3 साल के बाद उन्होंने कंसीव कर लिया नेचुरली। सो उनके भी जो है अभी फैमिलीज़ अच्छी हैं, उन बच्चों में कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड दे आर लीडिंग अ हेल्दी लाइफ। ग्रेट। इस वाले पॉडकास्ट से लोगों को ये बहुत अच्छा न्यूज़ मिला है, क्योंकि लोगों का अक्सर ये क्वेश्चन होता है कि शादी करें नहीं करें, करेंगे तो बच्चे प्लान करें या ना करें, हो जाएंगे, ये सारे क्वेश्चंस उनके बहुत ज़्यादा रहते थे। तो मैं इन शॉर्ट एक्सप्लेन करती हूँ कि जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी प्यूबर्टी नहीं होती है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती फ्यूचर में कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद। बट जो यंगर एज में होते हैं उनको, अगर फीमेल है तो अपना एग प्रिजर्वेशन कराना है, और अगर मेल है, एडल्ट मेल है, तो अपना स्पर्म प्रिजर्वेशन कराना है, राइट। और ट्रीटमेंट होने के बाद, कैंसर फ्री होने के कम से कम 3 से 5 साल के बाद नेचुरली बेबी प्लान करना है, और प्रॉपर स्पर्म एग्जामिनेशन एंड फीमेल फर्टिलिटी जितने भी आपके रूटीन टेस्टिंग्स हैं वो कराने के बाद प्लान करना है, राइट मैम? एग्जैक्टली। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जब ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो सारे पेशेंट के क्वेश्चंस यही होते हैं कि हमें अपने खाने पीने का कैसे ध्यान रखना है, क्या स्पेशल प्रिकॉशंस होती हैं, कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है फूड का, या कैसे? सो मैं अपने यूजली पेशेंट्स में यही बोलती हूँ कि ठीक है, आपको थेरेपी चल रही है तो ऑफ कोर्स आपकी इम्यूनिटी थोड़ी डाउन रहेगी, तो यू हैव टू टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस, जैसे मास्क पहनना, अपना हाइजीन रखना, डेली नहाना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस खाने पीने में फ्रेश कुक्ड फूड, मतलब ज़्यादा बासी खाना नहीं खाना है। एंड आप फ्रूट वगैरह ले सकते हैं अगर आपका अंदर से फ्रूट साफ़ है एंड प्रॉपर्ली साफ़ करके धो के आप ले सकते हो, तो उसमें कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है नहीं। बट यस, अगर आप बाहर जाके खुले में जैसे हाइजीन मेंटेन नहीं है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मैं अपनी साइड से कोई फूड रिस्ट्रिक्शन नहीं बताती हूँ, अनलेस कि उनको कुछ किडनी इशू है, तो देन अकॉर्डिंगली वी एडवाइस। बट कुछ ऐसे स्पेसिफिकली ये नहीं खाना है, वो नहीं, वो पॉसिबल नहीं होता है।
क्योंकि आपको क्या है कि जब आप कीमो ले रहे हैं पेशेंट्स तो वैसे भी भूख कम हो जाती है। अब जितना उनको जो खाने का मन कर रहा है, आई टेल देम कि आप ले लीजिए और जैसा भी है, बट डोंट मतलब आप हाइजीन पे पूरा ध्यान रखोगे तो आपको कॉम्प्लिकेशन या इन्फेक्शन यूजली नहीं होगा। तो ऐसे कोई स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट हाइजीन ज़रूर मेंटेन करना है। आई थिंक दैट इज मैम बेसिकली ना ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जब भी पेशेंट कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं तो वो कीमोथेरेपी इम्यूनोथेरेपी वॉट एवर दे आर टेकिंग वो ये सब तो लेते हैं, साथ ही साथ पता है वो मिल्क छोड़ देंगे, शुगर छोड़ देंगे, पनीर छोड़ देंगे और बहुत सारी चीज़ें छोड़ देंगे। तो वो एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। तो जैसा कि मैम ने बोला कि आपको हाइजीन का ध्यान देना है, होम कुक्ड फ्रेश फूड खाना है और स्टेल नहीं खाना है, लेकिन ऐसा कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप ये मत खाओ या वो मत खाओ, राइट मैम? यस एग्जैक्टली। एंड अगर हम सर्वाइवर की बात करें जो सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो उनके लिए कुछ ऐसा पर्टिकुलर प्रिकॉशंस या कुछ हेल्दी टिप्स? सो सी अगर आपको जैसे हमारे ट्रांसप्लांट के भी पेशेंट्स रहते हैं या फिर कीमोथेरेपी के जो लॉन्ग टर्म सर्वाइवर्स होते हैं, तो उनमें भी हम लोग यूजुअली ये एडवाइस करते हैं कि आपकी जैसे ये हार्मोनल प्रोफाइल हो, वो सब आपको मतलब चेक कराना है। तो ऐसा नहीं है कि आपका ट्रीटमेंट हो गया तो देन आप बस हॉस्पिटल का रास्ता ही भूल जाओ, ऐसा नहीं है। फॉलो अप मिस नहीं फॉलो करना अप है। बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बिकॉज ऑफ कोर्स कुछ कैंसर्स में ऐसा रहता है कि इवन ट्रांसप्लांट के बाद 2 साल तक रिस्क बीमारी वापस आने का रहता है। तो ये जो प्रिकॉशंस हैं प्लस जो रेगुलर फॉलोअप है वो बहुत एसेंशियल है ये पेशेंट्स के लिए। तो हम लोग ये जैसे हॉचकिन्स लिम्फोमा के, ऑल्दो वी नो कि हॉचकिन्स का क्योर रेट बहुत अच्छा है, मतलब 80%, 75 to 80% रहता है, बट ये भी पेशेंट्स को हम लोग 5-5 साल तक फॉलोअप करते हैं। तो तब तक हम इनको जो भी इनके ब्लड के रिपोर्ट्स हैं प्लस जो बाकी आपकी जो हार्मोनल प्रोफाइल है, ये हम इनको डेफिनेटली गाइड करते हैं कि आपको लेना है। बच्चों में जैसे ALL का ट्रीटमेंट होता है, उसके बाद वापस से जो वैक्सीनेशंस होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट हम देते हैं ना, तो ऑलरेडी जो जैसे सपोज उसने 4 साल की उम्र तक जो भी अपनी वैक्सीन्स ली, उसके बाद इसको डायग्नोसिस हुआ एंड देन हमने ट्रीटमेंट दिया, तो वापस से इनको रीवैक्सीनेशन करना ज़रूरी है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग उनको गाइड करते हैं कि आपकी ट्रीटमेंट जैसे उनका इंजेक्शन वाला ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाए, ओरल टैबलेट्स पे आ गए हैं, तो हम उनको उसके बाद गाइड करते हैं कि आपको वैक्सीन्स लेनी है। तो ये सब फॉलोअप में बहुत ज़रूरी है। प्लस येस देर आर लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में। मतलब जैसे अगर पेशेंट्स को हमने कोई हाई डोज थेरेपीज़ दी हैं तो उससे रिलेटेड जो लॉन्ग टर्म उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, उसके लिए भी मॉनिटरिंग करनी ज़रूरी है। बच्चों में ग्रोथ मॉनिटरिंग, जैसे हाइट वेट बढ़ रहा है बराबर नहीं बढ़ रहा है, वो सब चीज़ें हम लोग डेफिनेटली देखते हैं। सो मैम एक डिफरेंट टाइप का सब टाइप होता है टी सेल, क्यूटेनियस टी सेल लिम्फोमा, वो प्रोग्नोसिस वाइज कैसा होता है? क्योंकि मैंने खुद एक दो पेशेंट के देखे भी हैं और क्वेश्चंस भी देखे हैं जी। कि वो जानना चाहते हैं कि इनका प्रोग्नोसिस कैसे रहेगा। सो क्यूटेनियस जैसे टी सेल, बेसिकली लिम्फोमा भी वही है, बी सेल हो गया और टी सेल हो गया, ठीक है। एंड मतलब ये नॉन हॉचकिन्स की बात करें, हॉचकिन्स इज़ अ कंप्लीट डिफरेंट बास्केट। सो हॉचकिन्स एज़ कम्पेयर टू नॉन हॉचकिन्स उसका आउटकम अच्छा रहता है हॉचकिन्स का। नॉन हॉचकिन्स में डिपेंडिंग ऑन कि बी सेल है कि टी सेल है, उसके हिसाब से हम लोग प्रोग्नोसिस गाइड करते हैं। तो अगर हम टी सेल की बात करें, जैसे क्यूटेनियस टी सेल लिम्फोमास हैं, तो अगर वो आगे के स्टेजेस में नहीं गया है तो उसको हम लोग काफ़ी बारी लोकल स्किन थेरेपीज़ और उससे ट्रीट कर सकते हैं। बट अगर एडवांस्ड है तो मैनी अ टाइम्स इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल द डिज़ीज़। एंड अगर टी सेल में जैसे हमारे और जो अग्रेसिव टाइप के जो होते हैं, जो तेज़ी के होते हैं, उनमें यूजुअली उतना अच्छा प्रोग्नोसिस नहीं होता है। बी सेल वालों में ज़्यादातर बेटर रहते हैं, जैसे हम DLBCL हो गया, डिफ्यूज़ लार्ज बी सेल लिम्फोमा, उसमें भी जैसे अगर स्टेज 4 डिजीज़ भी होता है तो हमारे पास अच्छे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। तो उससे हम लोग एटलीस्ट 75% तक पेशेंट्स को क्योर रेट्स गाइड कर सकते हैं। तो आई थिंक उसमें क्यों ऐसा है, बिकॉज हमारे पास ट्रीटमेंट्स बी सेल के लिए ज़्यादा हैं, टी सेल के लिए अभी हमारे पास उतने अच्छे ट्रीटमेंट्स नहीं अवेलेबल हैं, इसलिए प्रॉबली वो सर्वाइवल इतना मतलब डिफरेंट, उनका ओवरऑल सर्वाइवल डिफरेंट रहता है, ऐसा है। सो आई थिंक हमें एक बेसिक इंफॉर्मेशन जितना लगता है ज़रूरी है लोगों को अवेयर करने के लिए, वी डिस्कस्ड एवरीथिंग। यस। यहाँ हम 2 रैपिड फायर करेंगे। हाँ श्योर। एक तो यस एंड नो एंड हाँ। ट्रूथ एंड फॉल्स। ओके ओके। इससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को जो एक टेक होम मैसेज है वो यस। क्या देना चाहेंगे?
मेरी साइड से यही रहेगा कि अगर ब्लड कैंसर आपकी फैमिली में किसी को डिटेक्ट हुआ है या आपको भी डिटेक्ट हुआ है तो उससे आप घबराओ नहीं. आई अंडरस्टैंड कि फर्स्ट टाइम किसी को ये डायग्नोसिस होता है तो बहुत शॉक होता है एंड आप डर जाते हो, बट ऐसा नहीं करना है. बिकॉज एक बार डायग्नोसिस हुआ है तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि इसमें ट्रीटमेंट अवेलेबल रहेगा. ठीक है, तो आप जो आपके एक्सपर्ट हैं, जो हेमाटोलॉजिस्ट हैं, उनके पास जाके आप प्रॉपर गाइडेंस लो. आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप उनसे पूछो. काउंसलिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. हम लोग पूरा ट्राई करते हैं कि हम फैमिली को और पेशेंट को अच्छे से उनको समझाएं बीमारी के बारे में, इसके लॉन्ग टर्म में क्या ट्रीटमेंट्स रहेंगे, कितना फॉलोअप रहेगा. तो ये सब जानकारी प्रॉपर लेना वो ज़रूरी है. इट इज़ नॉट लाइक कि ब्लड कैंसर हुआ तो वो एक डेथ सेंटेंस हो गया, ऐसा नहीं है. ट्रीटमेंट्स बहुत एडवांस्ड हैं, बट आप जब तक जाके आप मतलब जब तक आपको ये टैबू रहेगा कि नहीं मुझे डायग्नोज हो गया, अभी किसी को पता चल जाएगा, ये सब वो नहीं सोचना है. बिकॉज अभी अनफॉर्चुनेटली यस कैंसर कॉमन हो गया है, बट एट द सेम टाइम हमारे पास एडवांस ट्रीटमेंट्स अच्छे अवेलेबल हैं इंडिया में, और उसके हिसाब से हम लोग ना अच्छे क्योर रेट्स पेशेंट्स को दे सकते हैं. आपको ये जान के मतलब थोड़ा सरप्राइज होगा कि एज़ कम्पेयर टू सॉलिड ट्यूमर्स ब्लड कैंसर्स आर मोर क्योरेबल. नो डाउट कि तेजी के होते हैं, बट अगर आप उसको टाइमली प्रॉपरली ट्रीट करें तो हमको डेफिनेटली मतलब हम पेशेंट्स को अच्छे क्योर रेट्स दे सकते हैं. तो इनिशियल जब डायग्नोसिस होता है तो मोस्ट ऑफ जो हमारे अक्यूट ल्यूकीमियाज होते हैं, जैसे अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया हो गया या इनफैक्ट इवन दी अदर अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमियाज, अगर हम लोग उनको पहले 2 से 3 महीने अगर हम प्रॉपरली उनको ट्रीट करें साइंटिफिक तरीके से, प्रॉपर गाइडलाइंस के हिसाब से, तो उनमें लॉन्ग टर्म आउटकम्स हमें डेफिनेटली अच्छे मिलेंगे. सो इसलिए जो है आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी गाइडेंस आपकी प्रॉपर होनी चाहिए. गो टू अ प्रॉपर हेमाटोलॉजिस्ट और हेमाटो-ऑन्कोलॉजिस्ट एंड टेक द ओपिनियन एंड देन डोंट गेट स्केर्ड एंड स्टार्ट द ट्रीटमेंट एज एडवाइज्ड. और जो भी आपको गाइडेंस मिलता है उसको आप प्रॉपरली फॉलो करो. ये नहीं कि मतलब अपने हिसाब से नहीं करना है, मतलब टेक द जो भी आपको डॉक्टर बता रहा है उसको प्रॉपर फॉलो करना ज़रूरी है. नहीं, ये पॉइंट आपने बहुत ज़रूरी बोला कि मैम एक अच्छे कैंसर रिजल्ट्स के लिए ना प्रॉपर डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना, और एक होता है ना लाइक जो उस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं Yes. उनसे ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है. आप रैंडमली कहीं भी आके ट्रीटमेंट ले रहे हो फिर आप बोल रहे हो ये तो ठीक नहीं होती बीमारी, दैट इज़ नॉट गुड. डेफिनेटली. थैंक यू सो मच मैम, आपका ये मैसेज होपफुली लोगों की लाइफ बचाएगा. चलिए अब हम रैपिड फायर करते हैं. मैम ये येस नो फॉर्मेट है. आपको अगर आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी हमें एक्सप्लेन करना है तो आप 1 लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो नंबर 1 इज़ ब्लड कैंसर ऑलवेज फेटल होता है. आई वुड से नो. हर ब्लड कैंसर पेशेंट को कीमोथेरेपी लगती है. नहीं, ऐसा नहीं है. बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बिना क्योर पॉसिबल है. येस ऑफ कोर्स देर आर सम डिजीजेज जिसमें हमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं भी पड़ती. ऐसा नहीं है कि ब्लड कैंसर है तो आप ट्रांसप्लांट के बारे में सोच रहे हो, ऐसा नहीं है. ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट कम्प्लीटली नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं. यस. ब्लड कैंसर सिर्फ एल्डरली लोगों में होता है. नहीं, बच्चों में भी पाया जाता है. प्रेगनेंसी आफ्टर ब्लड कैंसर ट्रीटमेंट पॉसिबल है. यस, इट इज़ पॉसिबल. ब्लड कैंसर जेनेटिक होता है इन मोस्ट ऑफ केसेस. सो 10% केसेस में ही जेनेटिक होता है, बाकी केसेस में जैसे हमने डिस्कस किया इट इज़ नॉन जेनेटिक. डाइट एलोन कैंसर ट्रीट कर सकती है. नो. रिलैप्स होने के बाद भी क्योर पॉसिबल होता है. यस ऑफ कोर्स डेफिनेटली. हर पेशेंट को लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ती हैं. नहीं, ऐसा नहीं है. इन्फेक्शन रिस्क ट्रीटमेंट के दौरान हाई होता है. यस, इन्फेक्शन कैन बी रिस्क उस टाइम रहता है इन्फेक्शन का, तो आपको प्रिकॉशंस डेफिनेटली लेने हैं. सो ब्लड कैंसर इज़ नॉट डेथ सेंटेंस. यस, इट इज़ नॉट अ डेथ सेंटेंस डेफिनेटली. ग्रेट. एंड नेक्स्ट रैपिड फायर इज मिथ एंड ट्रूथ. ओके. तो इसको करते हैं. नंबर 1 इज ब्लड कैंसर का मतलब एंड स्टेज डिजीज होता है. सो मैंने जैसे बताया ब्लड कैंसर्स में लिम्फोमा भी आते हैं, उसकी स्टेजिंग अलग रहती है, तो ऐसा नहीं है कि एंड स्टेज ही है वो. तो वो आपको अपने डॉक्टर से गाइडेंस लेना होगा डिपेंडिंग ऑन कि आपको क्या डायग्नोज हुआ है. कीमोथेरेपी से ज़्यादा नुकसान होता है, फ़ायदा कम. नहीं, ऐसा नहीं है. कुछ कैंसर्स में कीमोथेरेपी बहुत एसेंशियल होती है. अगर आप वो ना दो तो आपके सिम्टम इम्प्रूवमेंट नहीं आएंगे. जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ इम्यूनोथेरेपी ही देना है, ऐसा नहीं है. तो कीमोथेरेपी स्टिल रिमेन्स द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ ट्रीटिंग ब्लड कैंसर्स. बोन मैरो ट्रांसप्लांट बहुत रिस्की होता है.
नहीं, ऐसा नहीं है। आप प्रॉपर अच्छे एक्सपीरियंस सेंटर में अच्छे एक्सपीरियंस ट्रांसप्लांट फिजिशियन से कराएंगे तो हमें बहुत अच्छे आउटकम्स मिलते हैं उसमें। ब्लड कैंसर पेशेंट को नॉर्मल डाइट नहीं लेनी चाहिए। नॉर्मल डाइट ही लेनी है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है उसमें। एग्री। एक बार ठीक हो गए तो कभी वापस नहीं आता। नहीं, ऐसा नहीं है, रिस्क रहता है, अलग अलग कैंसर के हिसाब से रिलैप्स रिस्क होता है, वो आपको जानना ज़रूरी है। तो ट्रीटमेंट पे अडेरेंस रखना वो बहुत ज़रूरी है और फॉलोअप्स बहुत एसेंशियल है। यंग पेशेंट में आउटकम ऑटोमेटिकली बेटर होता है। सो या आई वुड से कि यस, एज़ कम्पेयर टू ओल्डर पेशेंट, यंग पेशेंट में ट्रीटमेंट के रिस्पॉन्सेज हमें बेटर मिलते हैं। हर वाइट सेल्स इंक्रीज का मतलब कैंसर होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ और प्रॉब्लम्स भी होते हैं, जैसे आपको कोई सिंपल इन्फेक्शन भी हुआ उसमें भी WBC काउंट बढ़ सकता है, तो लोग उसमें सोचते हैं हमें कैंसर है। ऐसा बेसिकली यही है कि आपको उसमें फिर वर्कअप करना पड़ता है हमें, तो ऐसा नहीं है कि हर अगर WBC बढ़ा हुआ है तो कैंसर है, ऐसा नहीं है। ब्लड कैंसर में सर्जरी इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट होता है। नहीं, वो हमने डिस्कस किया, तो सर्जरी इसमें नहीं होती है, इट इज़ मोस्टली थेरेपी ओनली, IV मेडिकेशंस एंड ओरल। ट्रीटमेंट डिले करने से आउटकम पर फर्क नहीं पड़ता। नहीं, ट्रीटमेंट डिले अगर आप करोगे, जैसे सॉलिड ट्यूमर्स में होता है, तो इवन ब्लड कैंसर्स में स्पेशली लिम्फोमा में अगर वो प्रोग्रेस कर गया तो आपका प्रोग्नोसिस और जो ओवरऑल सर्वाइवल है वो कम हो सकता है, तो हमें टाइमली ट्रीटमेंट इसमें भी लेना पड़ता है। इंटरनेट रिसर्च लाइक चैट जीपीटी से बेस्ट ट्रीटमेंट डिसाइड हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है, प्लीज़। आपको एक लिविंग ह्यूमन बीइंग आपके ट्रांसप्लांट या वट एवर हिमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन ज़रूरी रहता है। डोंट फॉलो व्हाट चैट जीपीटी इज टेलिंग यू। एक्चुअली लोगों को बताना पड़ेगा कि फिजिकल एग्जामिनेशन का भी बहुत बड़ा बहुत रोल होता ज़रूरी है। है, एग्जैक्टली। पूरा स्टेज चेंज हो जाती है। सो हमें ना टेली कंसल्टेशंस आते हैं कि हमारी ये रिपोर्ट है व्हाट्सएप पे, तो काफ़ी बारी हमको ये होता है कि नहीं, आपको फिजिकली आके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमें एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करना पड़ता है, नोट्स के एग्जामिनेशन करने पड़ते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। बिकॉज हमारे जो इसमें ब्लड कैंसर्स होते हैं, इसमें जैसे मैंने बताया गांठें बढ़ जाती हैं, वो एक प्रॉब्लम होता है। फिर हमारी जो लिवर और स्प्लीन होती है, 2 ऑर्गन्स हैं इंपॉर्टेंट, तो वो अगर बढ़े हुए हैं तो उसके हिसाब से हमारे डायग्नोसिस हम उसके लिए गाइड कर सकते हैं कि ये हमें लग रहा है, तो फिजिकल एग्जामिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। केयर गिवर का रोल सिर्फ इमोशनल सपोर्ट तक लिमिटेड होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। आई थिंक फॉर द पेशेंट द केयर गिवर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ सपोर्ट, नॉट ओनली इमोशनली बट ऑल्सो पेशेंट का पूरा प्रॉपर उनका जैसे मेडिकेशंस है उसमें गाइड करना, या कोई अगर डेंजर साइंस हुए, जैसे अगर पेशेंट को फीवर आ रहा है तो उसको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करके उनको हॉस्पिटल में लेके जाना, एंड ऑफ कोर्स फाइनेंसेस। सो आई थिंक केयर गिवर्स के लिए इट इज़ अ लॉट ऑफ बर्डन, बट येस विद द प्रॉपर गाइडेंस एंड हमारे पास सपोर्ट ग्रुप्स भी होते हैं जो काफ़ी, जैसे माइलोमा का सपोर्ट ग्रुप है, तो उससे जो है आई थिंक बहुत हेल्प मिलती है। तो ये भी एक आई थिंक कैंसर एडवोकेसी जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो इंडिया में हमें आई थिंक वी शुड बी स्पीकिंग मोर अबाउट इट। उससे क्या है कि कैंसर पेशेंट्स को थोड़ा सपोर्ट मिलता है, तो जब वो कैंसर पेशेंट देखता है कि भाई दूसरा पेशेंट एक अच्छा हुआ है, तो उसको बहुत उसकी विल पावर अच्छी हो जाती है एंड उसको बहुत सपोर्ट मिलता है। सो इट मेक्स द कैंसर जर्नी मच ईजियर एंड डेफिनेटली गिव्स देम अ लॉट ऑफ इंकरेजमेंट। राइट मैम, अब हम इस पॉडकास्ट को क्लोज करते हैं, बट मैं चाहती हूँ कि क्लोजिंग लाइंस में ना फाइनेंशियल सपोर्ट लोगों को गाइड कर दें। हाँ, सो फाइनेंशियली बेसिकली कैंसर के जो ट्रीटमेंट्स हैं हमारे पास, जो ये PMJ कार्ड है, हर अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग हैं, बट मोस्टली PMJ कार्ड में ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, बट इम्यूनोथेरेपी जो है वो इनमें अवेलेबल नहीं है। तो इम्यूनोथेरेपी मोस्टली इट इज़ नॉट बीइंग कवर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर जो कार्ड रहता है, तो उसके लिए आपको जो है यू हैव टू डू द पेमेंट ओनली। बट जैसे मैंने डिस्कस किया था उसमें पेशेंट सपोर्ट स्कीम्स रहती हैं, तो वो आपके जो भी हेमाटोलॉजिस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट हैं उनसे आप उसके रिगार्डिंग गाइडेंस ले सकते हैं। प्लस ट्रांसप्लांट ऑल्सो आई थिंक, बिकॉज काफ़ी लोगों को क्वेश्चन रहता है कि इसका फाइनेंस तो बहुत महंगा है, तो आई वुड लाइक टू से कि ऐसा उतना नहीं है। मतलब हम अपने सेंटर में भी वी आर प्रोवाइडिंग ट्रांसप्लांट पैकेजेस, तो वो पेशेंट्स को सपोर्ट करने के लिए जिनके पास इंश्योरेंस नहीं है। एंड हैविंग सेड दैट, आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ऑल्सो मेंशन दैट टेकिंग इंश्योरेंस एट दिस पर्टिकुलर टाइम इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज कैंसर के ट्रीटमेंट्स ओवरऑल बहुत एक्सपेंसिव हैं। ठीक है, PMJ में अवेलेबल होंगे, बट अगर आपको ये इम्यूनोथेरेपी और अच्छे ट्रीटमेंट्स चाहिए तो उसमें अनफॉर्चुनेटली अभी भी एक्सपेंसेस
हो जाते हैं पेशेंट के लिए। तो आई थिंक इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है उसके लिए, तो उसमें इन्वेस्ट करना आज की डेट में बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक पोस्ट कोविड जो है उसका इम्पोर्टेंस लोगों का पता चल एग्री गया। मैम। सो नहीं बिल्कुल हम दोनों की तरफ से यही मैसेज है जाते जाते इस पॉडकास्ट के एंड में कि जैसे खाना पीना सोना और टीवी देखना ज़रूरी है ना आपकी लाइफ में, वैसे ही हेल्थ इंश्योरेंस भी ज़रूरी बना लो, क्योंकि यू नेवर नो आजकल तो इतनी क्रॉनिक डिजीजेज हो रही हैं, कब कहाँ हेल्प हो जाए उससे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।